नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 हेतु हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 13 लेकर आया हूं। इसके बाद में सुबह 8 बजे आपके साइकोलॉजी का वीडियो आएगा, ठीक है। वो स्पेशल है, विषय से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर पूरे ही 30 प्रश्नों को हम करने वाले हैं। आशा आपको वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे और बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। तो कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, रीट भर्ती में लेवल 1 और लेवल 2 में जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, उनके लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपके, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषि नहीं, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। तो भाई ये शब्द यूँ मान लीजिए, अगर नहीं पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो बहुत दिक्कत होगी आपको आंसर देने में, और अगर पढ़ रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऋषि शब्द री ऋषि वाला सभी ने सुन रखा ही होगा। तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है साथियों, वो होता है ऋषि का। क्या होता है? ऋषि का होता है। ऋषिनी, ऋषि पत्नी, ऋषि, ये अशुद्ध है, ठीक। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ऋषिका सर ने गलत बता दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बताया है। चाहो तो किसी भी ऑथेंटिक बुक में देख सकते हो, आपको ऋषि का ही मिलेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। आपके दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श वाचन का अर्थ नहीं है, ठीक है, अर्थ नहीं है। छात्रों द्वारा गद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन, अध्यापक द्वारा किया जाने वाला वाचन, अध्यापक द्वारा पद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन, और अध्यापक द्वारा गद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन। तो इनमें से बताइएगा कि कौन सा आदर्श वाचन का अर्थ नहीं होता है। साथियों, दूसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, छात्रों द्वारा गद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन। देखो, कभी भी आदर्श वाचन छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है। आदर्श वाचन का मतलब क्या होता है कि भाई आदर्श वाचन तो अध्यापक करता है। अगर छात्र कोई वाचन कर रहा है तो आप उसको आदर्श वाचन कह ही नहीं सकते हो। क्यों? कि आदर्श वाचन कहते ही उसे हैं जिसका वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, विकल्प नंबर इसलिए 1 आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये आदर्श वाचन का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 3 को, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कुशल खिलाड़ी होना, बहुरूपिया होना, सभी के साथ खेलना और सर्वप्रिय होना। तो सुना है ऐसा मुहावरा कभी कि भाई लड़कों में लड़का होना और बूढ़ों में बूढ़ा होना? तो ऐसा जो मुहावरा होता है साथियों, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है सर्वप्रिय होना। सर्वप्रिय मतलब सभी में प्रिय होना, ठीक। लड़कों में तो लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा। विकल्प नंबर आपका 4 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 4 है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, मतलब जो सामान्य बालकों की तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, और उन्हें अलग पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो अब यूँ देखिए कि भाई जो सबसे बेस्ट विकल्प है, भाई एक कक्षा है, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको औसत से कम आता है, ठीक है। तो आप उनको सामान्य बालकों की तरह लाना चाहते हो कि भाई ये भी इन बालकों की तरह सीखे, तो उसके लिए सबसे प्रभावशाली व्यूह रचना दिए गए विकल्पों में से कौन सी रहेगी साथियों? प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर है प्रथम विकल्प, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। क्योंकि कमजोर क्षेत्रों की पहचान करते हो तो निदान हुआ,
फिर सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराते हो तो उपचार हुआ। तो इससे क्या, वो बालक सामान्य लेवल पे आ सकते हैं। प्रथम विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, इंदिवर, मयूख और शतदल। तो साथियों देखो, कमल का पर्यायवाची आपके राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची होता है और शतदल भी कमल का पर्यायवाची होता है। लेकिन मयूख, तो मयूख कमल का नहीं होता है, मयूख तो किरण का पर्यायवाची है। किसका है? किरण का। ठीक, इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो देखेंगे आपके छठे क्वेश्चन को। व्याकरण शिक्षण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखो, व्याकरण शिक्षण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से हम आगमन विधि में भी स्वतंत्र रूप से देते हैं, निगमन में भी स्वतंत्र रूप से देते हैं, पाठ्य पुस्तक में भी स्वतंत्र से देते हैं। लेकिन भाषा संसर्ग विधि जो है इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं। जब गद्य पद्य हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो गद्य पद्य के साथ ही व्याकरण की भी शिक्षा देना, साथियों उसको कहा जाता है भाषा संसर्ग विधि। तो यहाँ पर ये जो विधि है इसमें भाषा की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो आपके 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है? शुद्ध है, ठीक है। विषाद का शोक, नश्वर का क्षणिक, निष्ठुरता का घृणा और खल का सज्जन। तो 3 विलोम युग में से जो आपको अशुद्ध दिखेंगे, ठीक है, और एक विलोम ऐसा है जो कि शुद्ध है, तो उसी का चयन करना है साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर है आपके चौथा विकल्प। खल का सज्जन विलोम युग में जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि खल मतलब क्या होता है? दुर्जन, बुरा व्यक्ति, और सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति। तो आपके चौथा विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। बाकी निष्ठुरता और घृणा, नश्वर और क्षणिक, विषाद और शोक, ये तो एक ही चीजें होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन और वर्तनी की शुद्धता। तो भाई जब मैंने आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके बाद में शिक्षण विद्या पढ़ाना स्टार्ट किया था हिंदी की, वहाँ अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था कि लेखन शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, ठीक है। अब यहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति ही आपका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि जब हम लेखन के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो 9वां प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी है मैथिली, मैथिली सॉरी, श्राप, प्रशंसा और कैलाश। तो देखो यहाँ पर जो अशुद्ध वर्तनी है वह 3 में तो आपको शुद्ध वर्तनी मिलेगी, लेकिन एक विकल्प ऐसा देखेगा जिसमें आपको अशुद्ध वर्तनी देखने को मिलेगी। तो साथियों 9वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है आपके कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 2 सही है, श्राप। श्राप एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है, श्राप नहीं होता है, क्या होता है? शाप होता है साथियों। इसलिए ये गलत आंसर, मतलब ये गलत विकल्प है, तो ये ही आपका आंसर रहेगा। प्रशंसा को ऐसे लिखते हैं, कैलाश को ऐसे लिखते हैं, मैथिली को ऐसे लिखते हैं शुद्ध रूप में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। आपके 10वां क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। साथियों जब कविता शिक्षण बच्चों को करवाया जाता है तो उसमें मौन पाठ कभी भी नहीं करते हैं। वर्जित क्यों होता है? क्योंकि कविता सुर लय ताल यति गति के साथ बोली जाती है, और अगर हम मौन पठन के माध्यम से कविता का शिक्षण करवाएंगे तो रसानुभूति में क्या होगा? व्यवधान होगा। रसानुभूति, भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति, इसकी अनुभूति बच्चों को नहीं होगी। थर्ड विकल्प 10वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। आपके 11वां क्वेश्चन है, महेंद्र ने गाना गाया। यह वाक्य है कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य, भाववाच्य प्रधान वाक्य और इनमें से सभी। तो देखो, महेंद्र ने गाना गाया, साथियों यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो रही है, इसलिए ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार होती तो वो कर्तृवाच्य का उदाहरण होता, और क्रिया में अगर नकारात्मकता का बोध होता तो वो भाववाच्य का उदाहरण होता। सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो आते हैं 12वें प्रश्न पे। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा के बीच में क्या होना चाहिए या क्या होनी चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए और अलगाव होना चाहिए। तो भाई प्रश्न ऐसा है, गलत होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि अलगाव तो आप करोगे नहीं। देखो 3 विकल्प में से आपके बहुत दिक्कत आने वाली है। अलगाव तो हम करेंगे नहीं कि भाई जो स्कूल की भाषा, जिस भाषा में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और जो घर और पड़ोस की में जिस भाषा को बोलता है, तो उसमें अलगाव मतलब अलग अलग तो होनी ही नहीं चाहिए, जुड़ाव ही होना चाहिए, या समरूपता या समरसता। तो साथियों राइट आंसर है उसमें समरूपता होनी चाहिए। समरूपता का मतलब क्या हुआ? दोनों एक समान, ठीक है। समरूपता, दोनों एक समान। जैसे मातृभाषा में हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो स्कूल में भी लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही प्रयुक्त की जाए, समरूप होनी चाहिए साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है 12वें में। बाकी जो जुड़ाव और समरसता पे आता है तो कमेंट कर सकते हो प्रश्न नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो आपके 13वां क्वेश्चन है, सुनील को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य रचना की दृष्टि से है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सुनील को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो साथियों ये जो वाक्य है ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्यों है मिश्र वाक्य का उदाहरण? क्योंकि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, और यहाँ पर सुनील को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, ये एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है यहाँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास करना, मानवीय संवेदना का विकास करना, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना और अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो भाषा शिक्षण जो होता है साथियों, इसका लक्ष्य क्या है? कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न 14 में? तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना। ये भाषा शिक्षण का लक्ष्य होता है कि भाई बच्चे भाषा को समझे और जो उनके विचार होते हैं उनको जो अपनी भाषा है उसमें अभिव्यक्त कर सके, यही भाषा शिक्षण का अर्थ होता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, और मेरे तो नाक में दम आ गया। तो साथियों देखो, सही मुहावरा कौन सा नहीं है? आपके जो विकल्प नंबर 1 है, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है। तो कौन चबाता है नहीं ना होता है, कौन उठाता है होता है, ठीक है, कौन उठाता है। इसलिए आपके विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 15 में। बाकी दूसरा, तीसरा और जो चौथा विकल्प है इसमें मुहावरे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे प्रश्न नंबर 16 की ओर आते हैं। साथियों 16वां क्वेश्चन है आपके, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? 3 पक्ष, 6 पक्ष, 7 पक्ष और 5 पक्ष। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण जब बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया था तो उसमें एक उद्देश्य था ज्ञानात्मक। इसमें ज्ञानात्मक जो पक्ष है इसको बीएस ब्लूम ने 6 खंडों में विभाजित किया है साथियों।
और इसका अंतिम खंड कौन सा है? मूल्यांकन करना। ठीक है, ज्ञानात्मक का अंतिम उच्च स्तर माना जाता है ज्ञानात्मक का। तो इसलिए आपके दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो 17वां क्वेश्चन, जो पेड़ों को मारते हैं, फिर यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है, वे उन्हें फल देते हैं। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? अल्प विराम, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देखो, जो पेड़ों को मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं, तो ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम नहीं है, ये अपूर्ण विराम भी नहीं है, बल्कि ये अर्ध विराम चिन्ह है मित्रों। कौन सा चिन्ह है ये? अर्ध विराम चिन्ह। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो आपके 18वां क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्न मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और मौखिक मूल्यांकन। तो जो वार्षिक परीक्षा ली जाती है, बच्चों की वर्ष के अंत में लेते हैं वार्षिक परीक्षा, तो साथियों लास्ट में जो मूल्यांकन किया जाता है संपूर्ण सत्र का, तो फिर हम उसको योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? योगात्मक मूल्यांकन। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तो चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 19 को। आपके 19वां क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है बहुत तीव्र दृष्टि होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत ऊंचाई तक देख लेना और इनमें से सभी। तो कोई कहता है नहीं करे वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। साथियों, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है बहुत अनुभवी होना, बहुत तीव्र दृष्टि होना या बहुत ऊंचाई तक देख लेना, ऐसा नहीं होता है। बहुत अनुभवी होना उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? मितव्ययिता, व्यक्तिनिष्ठ, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता और अल्प विषय वस्तु व्यापकता। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन है। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? साथियों राइट आंसर है प्रश्न 20 में, इनकी सबसे प्रमुख विशेषता उच्च स्तरीय विश्वसनीयता होती है। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। मितव्ययी नहीं होते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र निर्माण में समय ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं बल्कि वस्तुनिष्ठ होते हैं। अल्प विषय वस्तु व्यापकता नहीं होती है बल्कि संपूर्ण विषय वस्तु व्यापक होती है। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 21, प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? लोहा प्लस आर लोहार, नाक प्लस एल नकेल, ठाकुर प्लस आयन ठाकुरायन और लड़का प्लस पन लड़कपन। देखो, प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है लोहा प्लस आर, पहला विकल्प। लोहार नहीं होता है, लोहा प्लस आर लुहार होता है। जैसे सोना प्लस आर सोनार नहीं होता है साथियों, सुनार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विकल्प है ये अशुद्ध है। नाक प्लस एल नकेल ही होता है, ठाकुर प्लस आयन ठकुराइन होता है, लड़का प्लस पन लड़कपन होता है। तो बाकी तो सारे ही सही है, लेकिन प्रथम विकल्प सही नहीं है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। आपके 22वां प्रश्न, किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, ऐसा जे.एफ. हर्बर्ट ने कहा, ऐसा आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, या ऐसा मॉन्टेसरी मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने कहा? तो साथियों ये जो कथन है, तो ये कथन कि भाई किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा?
हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वो आपका सही आंसर है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन है, हार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उसका अर्थ द्वारपाल बन जाता है? तो देखो, प्रति, प्र, उप और परि। तो हार शब्द में उस उपसर्ग को लगाइए जिससे नया शब्द जो बनेगा जो उसका अर्थ क्या बन जाएगा? द्वारपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए कि भाई प्रति, प्र, उप, परि। तो राइट आंसर है प्रति। अगर हार शब्द में हम प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है साथियों? द्वारपाल। अगर हम प्र लगाएंगे तो प्रहार बनेगा। प्रहार का मतलब तो अटैक करना एक तरह से, ठीक है। मतलब हिंदी में शब्द वो माइंड में तो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है वो, है ना। हार में यदि उप लगाएंगे तो उपहार बन जाएगा। उपहार मतलब क्या होता है? भेंट प्रदान करना। हार में यदि परि लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? परिहार। और परिहार का अर्थ साथियों द्वारपाल नहीं होता है, प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां प्रश्न, वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं कहलाते हैं? मैजिक लैंटर्न कहोगे, फ्लैश कार्ड कहोगे, लिंगुआ फोन कहोगे या टेलीविज़न कहोगे? तो ऐसे यंत्र को जिसके द्वारा हम छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, ऐसे चित्र को हम साथियों कहते हैं मैजिक लैंटर्न। क्या कहते हैं? मैजिक लैंटर्न, जिसको जादुई लालटेन भी आप कह सकते हो, ठीक है। जादुई लालटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। 25वां क्वेश्चन है आपके, दिन भजू उसको में जो है पुरुषोत्तम अयोध्या के राजा। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ रेखांकित शब्द है पुरुषोत्तम। इसमें आपको समास बताना है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है। तो साथियों 25वें क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके आंसर दीजिएगा। आपके जो राइट आंसर है 25वें प्रश्न में वो है विकल्प नंबर 4 बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि दिन भजू उसको में जो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में है जो उत्तम, अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा कौन है? राम है साथियों। तो पुरुषोत्तम का मतलब यहाँ राम से लिया जाएगा, ठीक है। अर्थात पुरुषों में है जो उत्तम मतलब श्री राम। तो साथियों यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें क्या रहेगा? बहुब्रीहि समास रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, समय व अवधि पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर निर्भर करती है या भाषिक नियमों के ज्ञान पर निर्भर करती है? तो साथियों एक जो उपचारात्मक शिक्षण है वो क्यों सफल होता है? तो उसके सफल होने का मेन रीजन होता है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्यों? क्योंकि आप उपचारात्मक शिक्षण किसका करोगे? जो छात्रों में दिक्कत आ रही है उसका ही तो उपचार करेंगे। तो उपचार कब करेंगे? जब निदान होगा, और निदान ही अच्छा नहीं हुआ तो उपचार भी अच्छा नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा था, यह इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो देखो, राम ने रावण को मारा था, मार दिया, कंप्लीट है वो चीज़। तो ये अगर भूतकाल में कोई चीज़ कंप्लीट है और बाद में था लग रहा है, वाक्य भूतकाल में है और बाद में था लग रहा है और वो कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर वो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है। प्रथम विकल्प सही है। अपूर्ण भूतकाल कब होता साथियों? राम रावण को मार रहे थे, तो वो मार रहे थे मतलब अपने को पता नहीं है कि क्रिया पूरी हुई या नहीं, तो अपूर्ण में चला जाता। राम ने रावण को मारा है आसन्न, और राम ने रावण को मारा सामान्य में चला जाता वो। इसलिए यहाँ आपका पूर्ण भूतकाल वाला जो प्रथम विकल्प है 27वें में, वो ही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर। आपके 28वां क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 28।
एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात, एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। तो भाई 28वें क्वेश्चन को यदि समझते हो तो उत्तर बहुत सटीक और शानदार है कि भाई विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान कर लिया, मतलब बच्चों को पढ़ा दिया आपने कुछ चीजें, और अधिगम किस स्तर तक हुआ है उसके बाद में इसके मापन हेतु हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं। साथियों क्या करते हैं? उपलब्धि परीक्षण। विकल्प नंबर आपका एक सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, तो जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बता के जाए कि भाई 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। साथियों वीडियो को लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक करने वाले, तो क्या होता है कि वीडियो डालते ही डिसलाइक हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ आ गए हो, ठीक है। तो राइट आंसर देखो, आज किसी घर में सीता नहीं है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? राइट आंसर देखना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और सभी। तो किसी घर में सीता नहीं है, यह सीता की बात की जा रही है, ठीक है। सीता की एक विशेषता थी कि भाई उन्होंने राजपाट को छोड़ करके अपने पति के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था, और उसमें भी वो इतने दिनों तक जो रावण ने उसका हरण किया। तो ऐसी मान्यता है कि भाई 14 वर्ष तक वनवास में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हुए, फिर भी वो जब यहाँ आए तो उन्होंने अग्नि परीक्षा, कई सारी चीज़ें की है। तो साथियों ये फिर सीता की विशेषता हो चुकी है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द जो सीता है वो सीता रामायण वाली सीता की विशेषताओं की बात की जा रही है, न कि उसकी। अगर विकल्प प्रश्न होता कि सीता राम की पत्नी है तो फिर सीता शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा, आज किसी घर में सीता नहीं तो सीता शब्द में जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से वाक्य के अनुसार संज्ञा भी बदल जाती है। साथियों सेकंड विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 30, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन की प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और कक्षा में प्रयुक्त हेतु सामग्री। तो साथियों जो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द होता है इसका अर्थ क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 30 में राइट आंसर दीजिएगा। तो 30वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। पाठ्यचर्या करिकुलम बहुत ही विस्तारित क्षेत्र है साथियों इसका। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। ये आज का टेस्ट था गोल्डन पेपर नंबर 13 हिंदी का। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अब सुबह 8 बजे मिलते हैं यार साइकोलॉजी वाले बेस्ट टेस्ट सीरीज में, ठीक है। गोल्डन पेपर बहुत ही गजब के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सुबह 8 बजे टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक।